वेल स्टूडेंट्स, आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में एक बार फिर से वेलकम है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ हमने जनरल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बात किया था। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बस इतना आपको समझना है, दिमाग में एक ही बात रखनी है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है और वही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। और जिन जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट जब खेला जाता है तो उसमें सारे प्लेयर कैपेबल होते हैं, सभी के पास अपना अपना क्वालिटी होता है और अपने अपने क्वालिटी के अनुसार से गेम प्ले करते हैं। लेकिन वैसा क्रिकेट प्लेयर जो कि बैटिंग करने आता है और बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने की क्षमता रखता है, तो वह एनर्जी, जिस एनर्जी के कारण वह क्रिकेट बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाता है, यह कैपेबिलिटी उसका एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो इसी तरह से आज हम एक्टिवेशन एनर्जी को कोरिलेट करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के आधार पर। आर्हेनियस ने एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करने का एक इक्वेशन बनाया, एज वेल एज उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी या फिर रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश किया। और यह जो कॉन्सेप्ट था कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, टेम्परेचर घटने पर रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने यहाँ पे प्रूफ किया और प्रूफ करके यह समझाया कि ऑलरेडी ये बात कहना बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो रिएक्शन का रेट घटेगा। वो कैसे, हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, और यहाँ पे लिखते हैं आर्हेनियस proposed equation and equation by which relationship established between rate of reaction and temperature। तो यानी कि आर्हेनियस ने एक इक्वेशन डिराइव किया और इक्वेशन डिराइव करके उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन होगा K बराबर A इंटू e टू द पावर माइनस EA बाई RT। देखिए यही इक्वेशन आर्हेनियस इक्वेशन कहलाता है और इसको हम लोग यहाँ से समझेंगे कि इस इक्वेशन के माध्यम से कैसे रेट कांस्टेंट यानी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए, ये जहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपको समझने की कोशिश करनी है। लिखेंगे वेयर K इक्वल टू, देखिए इस K के बारे में कहेंगे तो ये आपका रेट कांस्टेंट है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। और यहाँ पर देखिए A है, A इसको कहते हैं प्री आर्हेनियस कांस्टेंट, इसे कहा जाता है प्री आर्हेनियस कांस्टेंट, या फिर और में इसको कह सकते हैं क्या, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर।
और देखिएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर एक कांस्टेंट डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेंट होता है जो कि हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ किसी भी रिएक्शन का फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है, और उस फ्रीक्वेंसी फैक्टर के आधार पे आप रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया एक फ्री हार्मोनियस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ होता है, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। अब देखिए ई क्या है, तो ई को एक्सपोनेंशियल कहा जाता है, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल ई का वैल्यू 2.718 होता है, ध्यान रखिएगा। ई एक्सपोनेंशियल होता है और एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कितना होता है 2.718। अब ई हो गया एक्सपोनेंशियल। अब देखिए यहाँ पे ये जो है अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, तो आर को कहते हैं रेट कांस्टेंट, यानी कि ये आपका आर क्या है, तो गैस कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू अगर आप जानते हो तो 0.8314 करके आता है एटीएम लीटर मोल इनवर्स होता है आपका ये। तो इसको रहने दीजिए, ऐसे हम बता दे रहे हैं आपको। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.8314, उसके बाद लिखते हैं एटीएम लीटर और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आपका क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। अब आर के बाद हम बात करते हैं टी का, तो टी होता है क्या, आपका टेम्परेचर, जो रिएक्शन में अप्लाई किया जाता है, और इसको ऑलवेज केल्विन में कंसीडर किया जाता है। टेम्परेचर को ऑलवेज किसमें कंसीडर किया जाएगा, केल्विन में। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन का आप रेट कांस्टेंट पता कर सकते हैं। अगर आपको क्या दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी देखिए दो, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 1 2 3 कांस्टेंट है, जिसमें ये आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है कि हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग दिया हुआ रहता है। ई एक्सपोनेंशियल है जिसका वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आर रेट कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास। और रह गया बात एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर। तो किसी भी रिएक्शन का अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर कितना अप्लाई किया गया रिएक्शन में प्रोवाइड किया जाए, तो उस रिएक्शन का आप रेट कांस्टेंट ऑलरेडी पता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ध्यान दीजिए, आप चाहें तो इस रिएक्शन से एक्टिवेशन एनर्जी भी पता कर सकते हैं। कैसे, तो अगर आपको रेट कांस्टेंट दे दिया जाए और बता दिया जाए कि किस टेम्परेचर पर वो रिएक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो आप आसानी से इस रिएक्शन के माध्यम से एक्टिवेशन एनर्जी पता कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर इस बात को प्रूफ करना है, किसको, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कैसे यहां से प्रूफ होगा, इसको समझिए कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा। तो ध्यान से अगर आप देखिए यहाँ पे, तो रेट कांस्टेंट जो है हमारा, उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है। तो टेम्परेचर जैसे ही डिनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से ध्यान दीजिए कि K जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये डिनोमिनेटर में होते हुए निगेटिव साइन के साथ है, ध्यान से समझिए, निगेटिव साइन के साथ है। इसका मतलब यहां से क्या हम समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो इस इक्वेशन के माध्यम से आर्हेनियस ने ये समझाने की कोशिश की कि हम कैसे बता सकते हैं कि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किस प्रकार से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाता है। तो ये हो गया कि किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, मान लिया जाए कोई एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब उस रिएक्शन का एक टेम्परेचर पे कुछ रेट ऑफ रिएक्शन होगा, कांस्टेंट होगा। सपोज कीजिए कि अगर तो रूम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस और उस पर एक रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उस रिएक्शन पे
उस टेम्परेचर पे रिएक्शन का कुछ रेट रहा होगा सपोज कीजिए, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, T1 टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पे 10 डिग्री सेल्सियस अप्लाई करते हैं T2 टेम्परेचर, यानी कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका किसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट का, जो यह कहता है कि अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाता है। यानी कि आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट में बताया गया था कि अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K है और उस रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो 2K हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। यानी कि अगर कोई रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस में परफॉर्म किया जा रहा है और उसका रेट कांस्टेंट अगर K है तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस पे उस रिएक्शन का रेट, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन K = A × e to the power -EA/RT के माध्यम से किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर पे किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन और उसका रेट कांस्टेंट क्या है, और जब कोई टेम्परेचर चेंज कर दिया जाता है, सपोज कीजिए 10 डिग्री 20 डिग्री कितना भी टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया जाता है तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना चेंज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज करेगा, इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं कि फाइंडिंग ऑफ रेट कांस्टेंट on change of temperature in a reaction। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि रेट कांस्टेंट को फाइंड करेंगे कब, जब किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके रेट कांस्टेंट में क्या चेंजिंग आता है ये पता करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए हमारे पास इक्वेशन है कौन सा, आर्हेनियस इक्वेशन, जिसमें ये रेट कांस्टेंट है, ये प्री आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल है, एक्टिवेशन एनर्जी है, गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, या फिर चलिए ऐसा करें पहले कि इस रिएक्शन में दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं, और नेचुरल लॉग लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ पहले क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, नेचुरल लॉग लेने के लिए log टू द बेस e k लिखते हैं, और बराबर देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, क्या होता है लॉग, या फिर ऐसा कीजिए यहाँ पर दो टर्म है आपके पास, कौन कौन सा टर्म है, एक टर्म है a और दूसरा टर्म है e टू द पावर -EA/RT। तो इसको क्या कीजिए, log टू द बेस a कीजिए, और यहाँ पर इनटू करेंगे log टू द बेस e टू द पावर -EA/RT। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, log टू द बेस m इनटू log टू द बेस n। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं, log m प्लस log n टू द बेस e और n। तो log e टू द पावर m इंटू log e टू द पावर n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं log e टू द पावर k इक्वल टू log e a प्लस log e टू द पावर -EA/RT। ये हो गया दोनों तरफ लॉग लेने का तरीका। अब देखिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि दो इक्वेशन लेंगे। कौन सा दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये लेंगे कि इस अगर टेम्परेचर, ये तो रेट कांस्टेंट K हो गया,
कि अगर टेम्परेचर T1 है तो इसका रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे टेकिंग टू कंडीशंस when temperature of reaction is T1 and T2। अगर टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन T1 है और फिर वो चेंज होके क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन T2 हो गया, तो क्योंकि देखिए शुरू में अगर टेम्परेचर T1 रहा होगा तो इसका अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका जो रेट कांस्टेंट रहा होगा वो K1 रहा होगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि log EK1 बराबर log EA प्लस log E टू द पावर माइनस EA बाई RT1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे when temperature changes from T1 to T2। तो T1 से T2 में चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और करते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ से इस लॉग को हटाते हैं पहले। कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास लॉग का कॉन्सेप्ट लीजिए कि log टू द बेस 10 के पावर log टू द बेस 10 है और 10 के पावर अगर 2 है तो ये 10 और 10 कैंसिल हो जाता है और इसका वैल्यू सिर्फ कितना रह जाता है, 2 रह जाता है। यानी कि अगर log के पावर e टू द बेस e पर अगर आपको क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 लिखा हुआ है तो e और e कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर e टू द पावर e है, तब आप क्या कर सकते हैं, e को e से कैंसिल आउट कर सकते हैं और जैसे ही आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा, log टू द बेस e K1 इक्वल टू log टू द बेस e A प्लस अब ये डायरेक्ट आ जाएगा कितना, माइनस EA बाई RT1 और क्या लिख सकते हैं, log e K1 इक्वल टू log e टू द पावर A प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये क्या लिख देंगे, माइनस EA बाई RT1। ये तो हो गया भाई आपका पहला इक्वेशन, यहाँ से हम फर्स्ट कर दे रहे हैं। अब क्या करना है कि व्हेन टेम्परेचर, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन टेम्परेचर चेंजेज फ्रॉम T1 टू T2। अगर टेम्परेचर T1 से T2 हो गया यानी 10 डिग्री सेल्सियस था तो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो रेट कांस्टेंट भी चेंज करेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, log EK2 इक्वल टू log EA। अब इसी को डायरेक्ट लिख लीजिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस हो जाएगा EA बाई RT2 और ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 आया, इक्वेशन नंबर 2 आया। जैसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है 10 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म हो रहा है और उसका रेट कांस्टेंट 5 है और आप टेम्परेचर आप उसका चेंज करके टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस कर दिए और उसका रेट कांस्टेंट 10 हो गया। तो अब चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जो चेंज हुआ उसमें रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज किया पता करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सेकंड कंडीशन में रेट कांस्टेंट अगर 10 है और फर्स्ट कंडीशन में रेट कांस्टेंट अगर 5 है तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और यही इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए हैं और इन 2 इक्वेशन को एक साथ हम लोग सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में से 1 को घटाना है तो क्या कर दीजिए, log EK2 माइनस log
ई के वन बराबर क्या लिख देंगे, लॉग ई ए माइनस ई ए बाई आर टी टू, और यहाँ पे माइनस कर दीजिए, क्या लिख देंगे, लॉग ई ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी वन। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये वाला और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए, लॉग ई के टू माइनस लॉग ई के वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी टू माइनस, और फिर हो गया माइनस ई ए बाई आर टी वन, और क्या लिख सकते हैं, देखिए लॉग को अगर कॉमन ले ले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग e टू द पावर k2 बाई k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो लिख देंगे ये इनटू ये टू द पावर, ऐसे लिखिए ये बाई आर टी वन माइनस ये बाई आर टी टू, और क्या लिख देंगे, लॉग टू द बेस ई k2 बाई k1 इक्वल टू ए बाई आर को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू, और चाहे तो आप इनका कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा चलिए इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, ये आपका एक नेचुरल लॉ का इक्वेशन है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी रिएक्शन का दोनों टेम्परेचर दिया हुआ है और उसके अलावा आपके पास अगर एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, तो आप चेंज इन रेट कांस्टेंट पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया किसके बेस पे, नेचुरल लॉग पे, और अगर आप चाहें तो नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 पे भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा नेचुरल लॉग को जब तक आप लॉग टू द बेस 10 पे नहीं चेंज कीजिएगा तो वैल्यूज हमेशा लॉग का आपको लॉग टू द बेस 10 में ही मिलेगा। नेचुरल लॉग में जनरली नेचुरल लॉग का वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि नेचुरल लॉग चेंज इनटू log to the base 10 by multiplying, कितना से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2.303 से। तो देखिए नेचुरल लॉग को हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.303 मल्टीप्लाई बाई k2 बाई k1 इक्वल टू ए बाई आर इंटू 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2, और चाहे तो 2.303 को उधर लेके चले जाइए तो क्या लिख दीजिएगा, k2 बाई k1 इक्वल टू ए बाई 2.303 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। ये मिल गया आपको क्या, लॉग टू द बेस 10 पे k2 बाई k1 का फॉर्मूला, जहां पर कि आप अगर चाहें तो एक्टिवेशन एनर्जी का भी वैल्यू पता किया जा सकता है यहां से इस रिएक्शन से। कैसे, तो अगर देखिए एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हम यहाँ से पता कर सकते हैं। कैसे, कि अगर किसी भी रिएक्शन का चेंज इन टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है, और अगर आपको उस रिएक्शन का इनिशियल टेम्परेचर पे क्या रेट कांस्टेंट रहा हो और टेम्परेचर चेंज करने पे उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या रहा होगा, अगर दोनों पता है तो वैल्यू अप्लाई करके हम चाहे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर K2 इक्वल टू फाइनल या रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, यहाँ पे लिख दीजिएगा रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, और K1 क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, और T2 हो गया फाइनल टेम्परेचर एंड T1 हो गया इनिशियल टेम्परेचर, और ये क्या हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी।
ये क्या हो गया अपने पास, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, T1 हो गया इनिशियल टेम्परेचर, T2 हो गया फाइनल टेम्परेचर, K1 रेट कांस्टेंट हो गया और K2 रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 हो गया। और इसके माध्यम से आप ये जो रिएक्शन आपको मिला, इस रिएक्शन के माध्यम से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर भी पता कर सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर अगर दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है और टेम्परेचर चेंज होने पे क्या रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है वो दिया है, तो कितना टेम्परेचर चेंज होने पे रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है, ये भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो इस आधार पे हम किसी भी रिएक्शन का क्या क्या पता कर सकते हैं, चेंज इन रेट कांस्टेंट पता कर सकते हैं, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं, टेम्परेचर के बारे में पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा, और एज वेल एज हम किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी पता कर सकते हैं कि मान लिया जाए कि कोई रिएक्शन है 10 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म हो रहा है और उसका रेट कांस्टेंट 10 है, और अगर 10 डिग्री सेल्सियस अप्लाई बढ़ा दिया जाए तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट T2 हो जाता है। तो अब इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा ये भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको ध्यान में रखिएगा। आर्हेनियस इक्वेशन ध्यान में रखिएगा K इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, और इसके आधार पे आर्हेनियस इक्वेशन के आधार पे हम टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन में कोरिलेशन कर पाते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस इक्वेशन। अब इस आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड एक ग्राफ है, उसको हम लोग समझेंगे कि रेट कांस्टेंट के और 1/T टेम्परेचर के बीच में किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ऐसे जनरली ध्यान दीजिएगा, एक स्पेशल क्लास हम लोग लेंगे ग्राफ का, जिसमें कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इन रिएक्शंस का डिफरेंशियल इक्वेशन का रेट मतलब ग्राफ से कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर इंटीग्रल इक्वेशन का रेट हम लोग ग्राफ के माध्यम से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे कि एक स्पेशल क्लास में ग्राफ देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन का एक ग्राफ बनता है log k और 1/T के बीच में, कि log k और 1/T के बीच में किस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए log k यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ बिटवीन log k एंड 1/T। 1/T और log k के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं log k बराबर log a माइनस EA बाई आर टी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें कि आप क्या करते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये ओरिजिन पॉइंट होता है। एक्स एक्सिस पे आप 1/T को लेकर चलिए और वाई एक्सिस पे log k को लेकर चलिए। अब देखिए एक इक्वेशन हमारे पास होता है y इक्वल टू mx प्लस c। y क्या होता है, तो ये y एक्सिस को डिनोट करता है, x क्या होता है, तो ये x एक्सिस को डिनोट करता है। यहाँ पर mx में ध्यान दीजिएगा, ये आपको स्लोप को इंडिकेट करेगा कि स्लोप किस डायरेक्शन में जाएगा, और ये इंटरसेप्ट को डिनोट करता है कि ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, मतलब ये ओरिजिन पॉइंट से चलेगा कि ओरिजिन पॉइंट के ऊपर से चलेगा कि ओरिजिन पॉइंट के नीचे से चलेगा। तो देखिए इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो देखिए इसको अगर हम लोग y मान लें, और यहाँ पर देखिए दो टर्म है, यहाँ पे एक टर्म EA बाई आर है और एक टर्म 1/T है, दूसरा टर्म। तो जो दो टर्म में रहता है इन दो टर्म में ही mx आता है, ध्यान से समझिएगा।
तो क्योंकि 1/t को आपने क्या मान लिया है x एक्सिस पे, तो ये x जब हो जाएगा तो ये m हो जाएगा और ये c हो जाएगा, तो mx प्लस c होता है। तो y इक्वल टू mx प्लस c। अब ध्यान दीजिए y एक्सिस पे log k को ले लिया है, x एक्सिस पे 1/t को ले लिया है। अब देखिए इंटरसेप्ट आपका यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रहा है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि अब ये जो ग्राफ है वो ऑरिजिन पॉइंट से ऊपर में यानी बाई एक्सिस में कहीं से भी ड्रॉ हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से ड्रॉ होगा और ये आपका क्या कहला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसको कहेंगे इंटरसेप्ट। और ये जो इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, log a के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये जो m है यह डिसाइड करेगा कि हमारा ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा कि हमारा ग्राफ नीचे की ओर आएगा। तो अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, और m का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है तो ग्राफ नीचे की ओर आता है। तो देखिए E/R क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि अगर 1/t और log k के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए log k और 1/t को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ग्राफ कहाँ जाता है, नीचे की ओर। तो लिखते हैं log k is inversely proportional to temperature which shows that on increasing the value of log k या फिर on increasing the value of temperature, the value of log k will be decreases। देख भी सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है k का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया आपका स्लोप, और स्लोप m बराबर क्या हो गया यहाँ पे, -EA/r, ये m का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए जितने भी तरह के ग्राफ हमारे पास हैं, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्राफ हो, चाहे तो इंटीग्रल इक्वेशन का ग्राफ हो, हर एक तरह के ग्राफ को हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c पे अरेंज करेंगे, और अरेंज करके एक स्पेशल क्लास होगा हम लोगों का, जिस क्लास में हम लोग सिर्फ ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इंटीग्रल इक्वेशन के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोगों ने बात किया आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। आई होप सो कि आप लोग आर्हेनियस इक्वेशन को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। इसको अच्छी तरह से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा बताएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आई होप सो कि ये इक्वेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज बातें हो गई आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में। तो चलिए, आज आर्हेनियस इक्वेशन पे आप लोग स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग कोलिजन थ्योरी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, बाय।